अमित शाह जी को लोगों ने बताया होगा, पूरी दुनिया हंसेगी। फिर ये वापस लिए गए, हाथ पकड़ा, कलाई पकड़ी आरएसएस और बीजेपी की और उन्हें रोक लिया संविधान तोड़ने से, पुलिस के अधिकारियों से, जजेस से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स से, कि इसमें लिखा क्या है अमित शाह जी। तो मैं हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगूंगा अगर वो पढ़ के बता ही दें इसमें लिखा क्या है। अमित शाह जी और अपने सारे वकीलों को भी लिए हैं, जो उनके बड़े बड़े वकील हैं ना, जिनकी सलाह लेके उन्होंने ये लिखा है, अगर वो बता दें तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा उनसे। मुझे बड़ी हैरानी हुई, चीफ जस्टिस साहब ने इस कानून की तारीफ कर दी। अमित शाह जी ने सब लोगों को दबाव में या लालच में लेके बयान दिलवा। क्रिकेट के जितने समझदार जय शाह साहब हैं, उतने ही अमित शाह साहब इसके समझदार हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना मेन मुद्दा संविधान बना लिया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जुलाई का महीना है और आपको याद है कि 1 जुलाई से 3 नए कानून आ गए थे। ये कानून पास तो हुए थे उस दौरान जब करीब 150 सांसद सस्पेंड कर दिए गए थे, लेकिन लागू ये 1 जुलाई से हुआ। इसके बाद तमाम अफरा तफरी का माहौल है। कोई इसे सही और सबसे अच्छा कानून बता रहा है तो कहीं इसे घातक बताया जा रहा है। इस कानून के बारे में जानेंगे कानून के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा से। सर, ये सबसे पहला कानून जो आए हैं इसमें अलग अलग राय है। कोई इसे घातक बता रहा है तो कोई इसे बता रहा है कि बहुत अच्छा है, जिन चीजों की पहले मांग की जा रही थी वही सारी चीजें हैं। क्या है असलियत में ये कानून, आप बताइए। देखिए, आपने स्वयं ही बता दिया है जो इस कानून की मंशा थी अमित शाह जी की और मोदी जी की, और वो अफरा तफरी का जो शब्द आपने यूज़ किया है ना, वही इसमें की शब्द है। तो जो असलियत है वो ये है कि जो वो 400 पार का नारा था वो किस लिए था? संविधान को बदलने के लिए। संविधान को बदलने के लिए, ज़मीन तैयार करने के लिए 140 से ज़्यादा एमपीज़ को धक्के मार के पार्लियामेंट से निकाला और उसके बाद ये कानून पास कराए। एक बार इसके बिल पेश किए गए, फिर अमित शाह जी को लोगों ने बताया होगा, पूरी दुनिया हंसेगी। फिर ये वापस लिए गए, फिर आनन फानन में 25 दिसंबर को राष्ट्रपति साहिबा से भी इसमें कंसेंट ले ली और तुरंत इसको जनवरी में लागू करने के लिए, मतलब 25 दिसंबर से ये कानून देश का बन गया था। लेकिन जो इसकी नोटिफिकेशन इसको अमल में लाने की गई वो जनवरी में की गई कि इसको जुलाई 1 तारीख से किया जाएगा। तो इस कानून का असली मकसद अमित शाह साहब का 2-3 मुझे समझ में आते हैं। एक तीर से 2-3 शिकार करने की वो कोशिश कर रहे हैं। पहला तो आपने बता ही दिया कि संविधान बदलने के लिए कोई देश की जनता जो है 90%, अभी आप लोगों ने देखा ना कि संविधान को बचाने के लिए हमने तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अब से 5-6 साल पहले, और हम पूरे देश को बता रहे थे कि संविधान बचाना बहुत आवश्यक है। अब तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना मेन मुद्दा संविधान बना लिया है। तो ये बात हमने पहले से समझ ली थी। अब संविधान बदलने के लिए कोई ऐसे थोड़ी बदल जाएगा। उनकी 400 पार करनी थी पहले, वही मशीनों के द्वारा, फ्रॉडुलेंट तरीकों से द्वारा, धोखाधड़ी के द्वारा 400 पार करनी थी, जो इस देश की जनता ने सब मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ के रोकी और हाथ पकड़ा, कलाई पकड़ी आरएसएस और बीजेपी की और उन्हें रोक लिया संविधान तोड़ने से। संविधान तोड़ने की जो प्लानिंग थी उसका ये बड़ा हिस्सा है कि ये एक ऐसा कानून है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से बात नहीं करनी चाहिए। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स में से इसके बारे में बात करने में आपको पूरा इसके बारे में निचोड़ या ज्ञान नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं क्योंकि ट्रायल लॉयर से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हूं, जो ज़मीन पे जो लॉयर्स काम करते हैं ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये चीज़ उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। बिल्कुल इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर्स से उन्हीं से बात करनी चाहिए जो नीचे से उठ के ऊपर गए हो, जिन्होंने ट्रायल किया हो, जिन्होंने ये कानून समझा हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जिन वकीलों ने ट्रायल नहीं किया वो इसको ठीक से ना समझ सकते हैं, ना अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा केओस फैला देगा। एक इस चीज़ की दूसरी खासियत ये है कि जो कई तीर चलाए ना और उनसे कई शिकार किए एक तीर से अमित शाह साहब ने और मोदी जी ने। एक अमित शाह साहब को और मोदी जी को एक बहुत बड़ी वो है कि मोदी जी ने तो बोल ही दिया वो नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति हैं,
उनको कई बार ऐसा लगता है, तो वो अपने आप को महापुरुष नहीं, सबसे बड़ा महापुरुष साबित करने में जुटे हुए हैं। देश का कोई भी प्रधानमंत्री उन जैसा नहीं हुआ, ऐसा वो साबित करने पे जुटे रहते हैं। और अमित शाह साहब जो है वो देश में कोई भी होम मिनिस्टर मुझसे बड़ा नहीं हुआ, ना आडवाणी जी ना सरदार पटेल, ये साबित करने के लिए लगे रहते हैं। क्योंकि ये कानून सरदार पटेल साहब के सामने भी थे, उन्होंने उसमें चेंजेस कराए सबसे पहले और उनको भारत के हिसाब से मोल्ड किया और रखा, और वो संतुष्ट हुए कि ये कानून ऐसे चल सकते हैं। लेकिन अमित शाह जी इनडायरेक्टली ये हिंट देना चाहते हैं कि वो सरदार पटेल साहब से भी ज़्यादा बड़े होम मिनिस्टर हैं एक तो, और आडवाणी जी से तो हैं ही। तो ये उनकी एक मंशा थी। तो उन्होंने साबित कर दिया कि जो काम सरदार पटेल साहब ने नहीं किया या उनकी समझ में नहीं आया सरदार पटेल साहब की, ये अमित शाह जी की समझ में आ गया। तो वो भी नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति बनने के लिए उनका एक कदम है। तीसरी चीज़ ये है कि ये वो कहना चाहते हैं इसके माध्यम से कि चंद्रमा पे जाना है और चंद्रयान हम आपको देंगे नहीं। ये पुलिस के अधिकारियों से उम्मीद करती है ये किताब, ये जजेस से ये उम्मीद करती है ये किताब, ये जो नए कानून आए हैं BNSS और भारतीय जो न्याय संहिता है, भारतीय साक्ष्य संहिता जो है, तो ये उम्मीद करती है किससे? पुलिस के अधिकारियों से, जजेस से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स से और उन लोगों से जिनको अभी बनाया ही नहीं गया है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो इसमें साइंटिफिक साक्ष्य जुटाएंगे, जो वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए, उन लोगों को तो अभी बनाया ही नहीं गया है। वो लेबोरेटरीज ही नहीं है, वो ट्रेंड एक्सपर्ट्स ही नहीं है। उन लोगों के माध्यम से उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि आपको चांद पे जाना है लेकिन बगैर चंद्रयान के जाना है। हम आपको कोई सुविधा मुहैया नहीं कराएंगे लेकिन आपको ये करना है। जजेस को ये 2 महीने के अंदर कुछ ट्रायल ख़त्म करने हैं, 45 दिन के अंदर जजमेंट लिखनी है, लेकिन जजेस के नंबर नहीं बढ़ाएं, कोर्ट के नंबर नहीं बढ़ाएं। मतलब आपको ये बोल दिया जाए कि अगर आपको शंभू जी ये बोल दें कि आपको एक दिन में 500 इंटरव्यू करने हैं और हर एक इंटरव्यू जो है वो बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो आप जो है अच्छे जज नहीं माने जाएंगे, अच्छी पत्रकार नहीं मानी जाएंगी, तो आप कर सकते हो। तो ये अमित शाह जी ने काम किया है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि ब्यूटी गिरी जी जो हैं वो एक दिन में 500 इंटरव्यू करेंगी और 500 के 500 बढ़िया होने चाहिए। इंटरव्यू खराब हुआ तो नेशनल दस्तक की जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी। ये काम अमित शाह जी सबसे चाहते हैं और वो खुद कोई काम करेंगे नहीं, उन्होंने पढ़ा भी नहीं। अगर वो पढ़ के बता दें मुझे कि इसमें लिखा क्या है अमित शाह जी, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगूंगा। अगर वो पढ़ के बता ही दें इसमें लिखा क्या है और मुझे 10-15 या मेरे से बात कर लें 10 सेक्शंस में उनसे बताऊंगा कि आप मुझे बता दो इसमें इसका मतलब क्या है। सिर्फ अमित शाह जी और अपने सारे वकीलों को भी लिया है, जो उनके बड़े बड़े वकील हैं ना, जिनकी सलाह लेके उन्होंने ये लिखा है, तो उनको भी ले आए और 10 सेक्शन में बताऊंगा कि इसमें लिखा क्या है और इसको कैसे अमल में लाना, ये बता दो। अगर वो बता दें तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा उनसे, तो वो ये बता भी नहीं पाएंगे। तो ऐसा काम उन्होंने कर दिया है। अब जो बुनियादी बात है, मुद्दे की बात है, ये जो कानून बने खास तौर पे भारतीय जो न्याय संहिता बनी है वो किसके लिए बनती है? जो पीनल कोड होता है वो किसके लिए बनता है? क्या वकीलों के लिए, हमारे जैसे? हम तो इसको पढ़ के 1 हफ्ते में परफेक्ट हो जाएंगे, हमारे सामने कोई भी नया कानून ला दो हम तो तैयार हो जाएंगे इसमें। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो जाएंगे, जजेस भी हो जाएंगे, पुलिस वाले भी जो अच्छे समझदार होंगे वो हो जाएंगे। लेकिन ये समझना किसे होता है कानून? ये होता है आम जनता को। उसको कैसे समझ में आएगा ये कानून, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि जो बड़े बड़े लोग हैं, सारे जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उनसे बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब से बात कर रहे हैं। अब चीफ जस्टिस साहब ने, इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ट्रायल तो किया नहीं है। उन्होंने तो हम जैसे जो लॉयर्स होते हैं, ट्रायल लॉयर्स और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, उनको सुना है सिर्फ, तो वो भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई, चीफ जस्टिस साहब ने इस कानून की तारीफ कर दी। मुझे बहुत बड़ा हैरानी हुई कि कैसे कर दी तारीफ, क्या वजह रही उनकी कि उन्होंने ही तारीफ कर दी इसकी। इसमें कोई भी चीज़ तारीफ के लायक नहीं, एक भी चीज़, क्योंकि
जो चीज़ तारीफ के लायक है उसका समान नहीं है ना। जैसे चंद्रमा पे जाना है, ब्यूटी गिरी जी को 500 इंटरव्यू करने हैं, सब लोग खुश हो जाएंगे कि एक अच्छी जर्नलिस्ट 500 इंटरव्यू रोज़ देगी हमें, लेकिन अब सुपर कंप्यूटर तो है नहीं है, तो वो होगा कभी नहीं। लिख दिया इसमें कि जी आप जो है, आपकी अब सारे साक्ष्य जो है ऐसे उठाए जाएंगे और आपकी जो फैसले हैं वो आपके 45 दिन में आएंगे। हो ही नहीं सकता ना। तो झूठ की तारीफ सब कर रहे हैं, जब समान ही नहीं है, कोर्ट इतने नहीं है, तो जो हो नहीं सकता उसकी तारीफ हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी कर दी। तो ये है बड़े दुख की बात। जब ये कानून लागू हो रहा था 1 जुलाई को, उस दिन सबसे ज़्यादा किरण बेदी के इंटरव्यूज चल रहे थे, हर जगह वो छाई हुई थी। वो साफ शब्दों में ये कह रही हैं कि ये कानून बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। एफआईआर के मामले में जो घर बैठे एफआईआर भेज सकते हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे थाने का केस नहीं है, कहीं भी एफआईआर होगा, पुलिस की ट्रायल होगी। और ये कानून जो कही जाती थी, कई मामलों में डेथ पेनल्टी की मांग की जाती थी, इसमें लिखित है कि अब डेथ पेनल्टी दी जाएगी, और तमाम ये इस तरीके की बातें कर रही थी। उन पर क्या कहेंगे? उनको कानून की समझ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किरण बेदी को बिल्कुल 0% भी नहीं है। अगर वो ऐसी बात मतलब किसी दबाव में या लालच में नहीं कह रही हैं, तो 0% कानून की समझ नहीं है उन्हें, 0% भी नहीं है। क्योंकि उनको यही नहीं पता एफआईआर कराने से तो कुछ होता ही नहीं है। होता है कुछ? एफआईआर कराने के बाद लोग एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाते हैं और चार्जशीट फाइल नहीं होती। कितने केसेस में चार्जशीट ही फाइल नहीं होती है? चार्जशीट फाइल होती है तो ऐसी फाइल होती है जिसका कोई निष्कर्ष ही ना निकले पीड़ित का। और इसमें तो किरण बेदी साहिबा को ये नहीं पता कि जो 14 दिन का टाइम और एक्स्ट्रा ले लिया है एफआईआर ना फाइल करने का, ये एफआईआर ईमेल से करके एफआईआर फाइल नहीं हो जाएगी। ये उनको पता नहीं है ना, पढ़ा तो है नहीं किसी ने। अब अमित शाह जी ने सब लोगों को दबाव में या लालच में लेके बयान दिलवा रहे हैं जिससे भी, जो लॉयर्स तक दे रहे हैं। 2 तरह के लॉयर्स हैं, एक अमन लेखी साहब है, हालांकि वो जो पॉलिटिकली है, मेरे तो कॉलेज मेट हैं वो इनके जो इससे पहले नई दिल्ली की सांसद थी, उनके हस्बैंड है, और उनके फादर जो थे पीएन मीनाक्षी लेखी के हस्बैंड हैं वो अमन लेखी साहब के फादर जो थे बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पीएन लेखी साहब लॉयर थे। एक उनके इंटरव्यू देखिए, एक स्कूल ऑफ थॉट वो है, वो ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि ये सब फ्रॉड है, धोखा है, इसकी किसी को समझ नहीं है, और जिसने भी ये बनाया है देश के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है, वो ये बता रहे हैं। हालांकि वो ऐसे उस साइड से आते हैं जिसमें, और वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया था, लेकिन क्योंकि वो सच बात बोल रहे हैं तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ। उसके अलावा जितने भी सीनियर लॉयर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं इसमें कोई ना कोई तो अच्छी बात है, तो वो सब मैं समझता हूँ सच्चाई नहीं कर रहे, वो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जिसको मैं बिलीव नहीं करता हूँ। अमन लेखी साहब का इंटरव्यू सबको देखना चाहिए, या अगर उससे भी नीचे ज़मीनी बात समझनी चाहिए तो फिर मैं भी इसके बारे में, अभी जो मुझसे इंटरव्यू ले रहा है, आज आपने लिया है तो मैं बताता रहूँगा इसके एक सेक्शन के बारे में कि किस तरीके से ये धोखा ही धोखा है। इसका मेन मकसद ये है कि अमित शाह जी सरदार पटेल साहब से भी बड़े आदमी हैं, और दूसरा कि इससे केओस देश में फैल जाए ताकि लोग ये कहने लगें कि ये क्या हो गया। तब आरएसएस और बीजेपी वाले लोग कहेंगे कि हम ना कहते थे तुम्हें कि संविधान जो है अच्छा नहीं है, इससे देखो क्या हाल हो गया, करा खुद ही है, इसके माध्यम से करेंगे और दूसरी चीज़ें जो कर रहे हैं, और फिर ये कहेंगे कि संविधान अच्छा नहीं है, चलो हम बदल देते हैं, इससे अच्छी तो मनुस्मृति थी, इससे अच्छा तो हिंदू राष्ट्र है। तो ये उस अफरा तफरी को, जिस शब्द का आपने प्रयोग किया था, उसको पैदा करने के लिए ये कानून लाए गए हैं, और इसके अलावा इसकी कोई वजह वैल्यू है ही नहीं। क्योंकि 1973 में देखिए आप, ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, वो 1973 में बहुत बड़ी डिटेल्ड स्टडीज़ के बाद ये 1973 में बना था सीआरपीसी, तो उसको चेंज कर दिया। और इसका मैं प्रीफेस ही पढ़ रहा था अभी, ऐसे लोगों को लिया है जिनको कानून की समझ ही नहीं है, मतलब ट्रायल की समझ नहीं है, सबके सब, कोई लॉ स्कूल का चेयरमैन है, कोई किसी ये कॉलेज का प्रिंसिपल रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, और वो भी कौन होंगे,
जो अमित शाह जी की बात सुनना चाहते होंगे। अमित शाह जी की बात कौन सुनना चाहेगा, वो तो दुनिया के सामने जग जाहिर है। तो ऐसे लोगों से अगर सलाह लेके ये बनाया गया है, उसी का नतीजा ये है, ये पूरा टकराव होगा इसमें आपस में, मतलब कानून ही कानून से लड़ेगा और आपस में वो एक केओस फैलेगा। और इससे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो थोड़ा बहुत सिस्टम हमारा चल रहा था वो भी क्रैश हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कई लोगों ने ये भी कहा कि इसमें ज़्यादा हलचल करने की ज़रूरत नहीं है, ये कानून वेट एंड वॉच टाइप है, थोड़ा सा देखिए इसे, साल 2 साल में इसकी चीज़ें जो है, असर जो है वो दिखाई देंगे, उसके बाद जो है कुछ कहा जा सकता है। और कई बार ये भी कहा गया कि जो पुराना कानून था वही है, इसमें 30% के बदलाव हुए हैं, 70% पुराना वाला ही है। देखिए, जब समझदार लोगों ने ये कानून बनाया ही नहीं है, जो इसके हेड हैं वो अमित शाह लोग साहब हैं। आप उनको समझदार नहीं मानते? नहीं, वो समझदार हैं। हाँ। लेकिन इस चीज़ के समझदार नहीं है वो। हाँ। वो पैसा कमाने के समझदार हैं। वो शेयर मार्केट में कैसे मैनिपुलेशन करनी है उस चीज़ के समझदार हैं। कोऑपरेटिव बैंक में से कैसे पैसा निकालना है उस चीज़ के समझदार हैं। वो उस प्रकार के समझदार हैं कि उनके जो सुपुत्र हैं उनको बीसीसीआई में सेक्रेटरी बना दें। क्रिकेट के जितने समझदार जय शाह साहब हैं उतने ही अमित शाह साहब इसके समझदार हैं। हाँ, लेकिन उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर है। जो उन्होंने एक चीज़ सीखी है ना अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से, जब उनके ऊपर केसेस लगे थे और वो जेल में रहे थे और उनको देश प्रदेश छोड़ के भी बाहर निकाला गया था, तड़ी पार किया गया था, उस समय जो उनके मन में कुंठाएं जन्मी होंगी, वो एक्सपीरियंस है, वो इस सब में कई जगह रिफ्लेक्ट होता है। उससे अलावा मुझे नहीं लगता उनको इस बात की कुछ भी समझ है कि ये क्रिमिनल लॉज कैसे चलेंगे। ऐसी मुझे पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कह सकता हूँ। अगर उनको है समझ तो वो ये काम नहीं करते। और उनके जो सहयोगी समझदार लोग हैं ना, उनको भी समझ नहीं है, ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कोई भी सेक्शन पे आप मुझसे बात कर लें, किसी भी प्रावधान के बात कर लें, अभी तो ये मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं है, सिर्फ सुना ही सुना है। और मैं अभी प्रावधान निकालूंगा, पढ़ के बता दूंगा कि कितना बड़ा बेवकूफ़ी भरा प्रावधान है। इसमें जो करीब 107 चेंजेस किए गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि आप और मैं जो एक आम नागरिक है, हम और आपकी बात नहीं कर रहा, वो क्या समझता है कि मुझे 420 नहीं करनी है। उसको पता है ना 420 नहीं करनी है मतलब चीटिंग नहीं करनी है। अब इसमें सेक्शन ही बदल गया है तो केओस फैलेगा, उसको पता नहीं। और कानून का बुनियादी वो क्या होता है कि एक आम आदमी को पता होना चाहिए कि ये काम उसे नहीं करना है, 302 नहीं करना है। अब क्या पता है उसे, 302 तो 302 रहा नहीं, तो उसे पहले बताना पड़ता है कि भाई किसी को मारना जो है अपराध है, उसमें तुम्हें फांसी की सज़ा हो सकती है। और जहाँ तक किरण बेदी जी कह रही थी ना, इसमें लिख दिया है फांसी होगी। फांसी तो जब होगी जब सज़ा होगी, जब बरी होगा आदमी इस कानून की वजह से जो किसी को सज़ा दिलाने लायक नहीं है। इससे सिर्फ एक जो सेट ऑफ पीपल है, जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं, उनका फ़ायदा होगा। इसका डर दिखा दिखा के रिश्वतें बहुत कमा लेंगे जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं। बाकी जो ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो सच में जो अपनी ड्यूटी को ठीक से पालन करना चाहते हैं, उनकी तो रातों की नींदें हराम हो जाएंगी इसको पढ़ के ही। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो ईमानदार पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, वो इसके तहत काम ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, डिफेंस काउंसिल जो मुलजिमों के काउंसिल होते हैं, उनका भला हो जाएगा, क्योंकि इसमें केस ही कोई प्रूव नहीं कर पाएगा, उनके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। तीसरी और एक और बात इंपॉर्टेंट है इसमें, नागरिक कौन होता है, किस नागरिक की सुरक्षा के लिए ये कानून बनाया गया है। क्या ये उन नागरिकों की जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कोई अपराध करने के, या जो वादी होते हैं जो किसी अपराध की शिकायत लेने के लिए जाते हैं, या एक आम नागरिक की सुरक्षा के लिए? ये तो अमित शाह साहब पहले बता दें कि सुरक्षा किसकी करेंगे और सीआरपीसी से किसकी सुरक्षा होती है। मतलब जो भारतीय न्याय ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इससे किस नागरिक की सुरक्षा होगी और कैसे होगी ये तो बता दें। ये सुरक्षा के कानून अलग होते हैं अमित शाह जी, ये नहीं होता है सुरक्षा का काम, इसमें सुरक्षा नहीं होती है।
तो जाहिर तौर पर ये बता दिया है कि ये जो नया कानून है ये आम जनता के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ा करने वाला है, क्योंकि इन कानूनों से उन्हीं लोगों का भला होगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो पावर दिखाकर आम जनता को परेशान कर सकते हैं। आम जनता को की में कोई भी गुंजाइश नहीं है, आम जनता का कोई भी भलाई नहीं कर सकता ये कानून। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।